हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 5 कर रहे हैं। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ दिस। लास्ट क्लास में बताया था मैंने। एल का मतलब है लेसन। ये है चैप्टर नंबर 1 और ये है वीडियो नंबर 5। तो आज हमने कुछ एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1.9 से लेके विल गो टिल 1.14 एंड दीज क्वेश्चंस आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी which is from page number 46. So you can refer to these questions from your book. Otherwise, I am going to explain the questions in such a way that probably you would not need to refer to the NCERT again. So let us begin with the first question. ये question है 1.9. Students, let me explain the diagram first to you. क्वेश्चन में इसको x एक्सिस माना है, y और ये z एक्सिस है. The question says कि there are two charges by the name A and B. जो चार्ज A है वो पॉजिटिव है और उसकी ये वैल्यू है. जो चार्ज नेगेटिव है उसकी वैल्यू ये है. ये चार्जेस कहाँ पे लाई कर रहे हैं? इनका जो कोऑर्डिनेट है इस चार्ज QA का वो है 0 0 -15 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये चार्ज Z एक्सिस पे लाई कर रहा है टुवर्ड्स द लोअर साइड. इसी तरीके से ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 +15. अगेन इसका मीनिंग ये है कि ये जो चार्ज है ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द Z एक्सिस. अब इससे हमने ये सीखा कि ये 15 है, ये भी 15 है, टोटल डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर. अब द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज व्हाट इज द टोटल चार्ज. वैसे तो स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट भी पता है कि ये एक डाइपोल बन रहा है एंड देयरफॉर द नेट चार्ज वुड बी 0. अदरवाइज आप जानते हैं चार्ज की एक प्रॉपर्टी है दैट चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. मतलब हमने चार्जेस को ऐड करना होता है विद देयर प्रॉपर साइन. तो इसको मैंने प्लस लिखा, उसको मैंने नेगेटिव लिखा, आंसर आया 0. तो नेट चार्ज over here is 0. Then is asking what is the dipole moment. Students, dipole moment का फॉर्मूला सभी को पता है, Q multiplied by 2L होता है. इस Q का मतलब है either charge, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 है तो we have to talk about either charge. So Q multiplied by the distance between the two charges, जिसको स्टूडेंट्स हम लेंथ कहते हैं. तो ये हो गया चार्ज, ये हो गई लेंथ, मल्टीप्लाई कर लिया, ये आंसर आ गया कूलम इनटू मीटर. Let us begin with the next question, that is 1.10. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें टॉर्क निकालनी है एक्टिंग ऑन द डाइपोल. तो ये एक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज वहाँ. अभी आपने सुना था कि जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो डाइपोल है जिसकी ये डाइपोल मोमेंट है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा है whose value is 5 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. And the dipole moment vector makes an angle of 30 degree with the electrical field.
वैसे भी स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखें कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 लाइंस मैंने बनाई हैं, दे आर व्हाट? इक्वी स्पेस्ड। सो द डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो अब P की वैल्यू तो 4 इंटू 10⁻⁻9 है, E की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ है, एंड देन साइन 30। हाउ मच इज साइन 30? 1/2। वो वैल्यू आपने लगा के कैलकुलेट करना है और टॉर्क की वैल्यू आएगी 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। अब देखें स्टूडेंट्स कि जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आपको पता है फॉर्मूला कि टॉर्क होता है क्या? P क्रॉस E। तो जो वेक्टर P है और जो वेक्टर E है, इनके दे आर इन ए प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप एक स्क्रू रखें और उस स्क्रू को टर्न करें फ्रॉम P टूवर्ड्स E। अगर P से E की तरफ आप टर्न करते हैं तो जो टॉर्क है जो टिप ऑफ द स्क्रू है will be pointing downwards, and therefore the direction of the torque is inwards. So let us begin with question number 1.11. ये क्वेश्चन है कि पॉलिथीन को रब किया है विद वुल। क्वेश्चन सेज कि जो पॉलिथीन है उस पे नेगेटिव चार्ज है, ऑटोमेटिकली वुल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर पॉलिथीन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वुल से निकल के और पॉलिथीन में आए हैं। तो नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं कहाँ से? फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। तो क्वेश्चन सेज कि अगर पॉलिथीन के पास इतना चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने होंगे? तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं एक फार्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, एंड देयरफॉर N की वैल्यू विल बी Q बाई E। तो Q की वैल्यू लगा दी और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19। तो N की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻12। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? वुल से पॉलिथीन में ट्रांसफ़र होंगे। नाउ ही सेज द सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल। तो देखिए इतने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं फ्रॉम वुल, तो नेचुरली पॉलिथीन के पास गए हैं ये। तो मास ट्रांसफर्ड विल बी एक इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इतना मास जो है वो ट्रांसफ़र हो गया कहाँ से? फ्रॉम वुल टू polythene. Of course, the mass is very small, but this is the mass. अब हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1.12। इसमें स्टूडेंट्स ही सेज कि दो चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं A एंड B, जिनका रेडियस बहुत कम है एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन डिस्टेंस। क्वेश्चन आस्क्ड इज इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा? तो फोर्स का फार्मूला कूलम्स लॉ से मिल जाता है, K मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है, चार्ज की वैल्यू लिखी
डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया और फोर्स की वैल्यू आ गई ये। नाउ द क्वेश्चन सेज कि यही दोनों स्फीयर्स पे चार्ज को डबल कर दिया है, 2q बना दिया है, और जो सेपरेशन डिस्टेंस था उसको हमने, जैसे पहले r था तो अब हमने उसको r/2 कर दिया है। क्वेश्चन सेज कि व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स की वैल्यू विल बी k टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो देखें स्टूडेंट्स, ऊपर 4 आ रहा है और ये नीचे भी 4 है और ये ऊपर चला जाएगा तो 16 टाइम्स ऑफ ये होगा, और ये जो टर्म है इसकी वैल्यू ये थी तो हमने 16 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो नया फोर्स है ये 16 टाइम्स है दैट ऑफ दिस फोर्स। Now let us begin with yet another interesting question. थोड़ा सा repetition है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर है 1.13 as you see। ये वही दो स्फीयर्स दिखाए हैं A and B with the same charges, separation distance वही, तो नेचुरली फोर्स की वैल्यू भी वही होगी। अब स्टूडेंट्स, इस पार्ट से आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि जो चार्ज है वो एडिटिव होता है। मतलब जब मान लिया एक स्फीयर के पास चार्ज x है, दूसरे के पास y है, अगर आप टच करते हो तो जो टोटल चार्ज है वो x प्लस वाई हो जाएगा, और अगर आप हटाते हो, सेपरेट करते हो, तो दोनों के पास चार्ज होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन सेज कि एक अनचार्ज स्फीयर है C, इट इज टच्ड विद A एंड देन इट इज सेपरेटेड। देखिए, जब अनचार्ज स्फीयर C A को टच करेगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 प्लस Q, और जब सेपरेट करोगे तो वो हो जाएगा Q/2 एंड Q/2। नाउ ही सेज कि ये जो चार्ज स्फीयर बन गया विद चार्ज Q/2 उसको टच किया है विद B और फिर उसको सेपरेट कर दिया। जब आप इसको टच करोगे तो इन पे चार्ज कितना होगा टोटल, वो होगा Q/2 प्लस कैपिटल Q, और जब सेपरेट करोगे तो नेचुरली क्या हो जाएगा, चार्ज आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है Q/2 प्लस कैपिटल Q/2, और यहाँ पे भी वही चार्ज, लेकिन पहले से इसके पास चार्ज Q था तो नेचुरली इट विल बिकम 3/4 ऑफ Q। अब ही सेज कि A और B के बीच में कितना फोर्स होगा, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन A एंड B इज K टाइम्स ऑफ इस पे चार्ज Q/2, फिर इस पे चार्ज 3/4 ऑफ Q डिवाइडेड बाई r²। तो ये 3/8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। KQ/r² की वैल्यू आप यहाँ से पिकअप कर लेना, 1.5 इंटू 10⁻⁻²। तो ये बन गया 3/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻7। In this question 1.14 दो पैरेलल प्लेट्स शो की गई हैं। ये पैरेलल प्लेट्स चार्ज हैं, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। तो नेचुरली इलेक्ट्रिकल फील्ड लगेगी नीचे की तरफ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। 3 चार्जेस दिखाए हैं 1, 2 एंड 3, और ये जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाते हैं तो इनकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे दिखाई है। पहले तो ये पूछा है कि वो कौन कौन से चार्जेस हैं जो कि नेगेटिव हैं, और वो कौन सा चार्ज है जो पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल बात है। देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है
और ये चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं ऊपर को, तो नेचुरली 1 and 2 शुड बी नेगेटिव। ये जो चार्ज नंबर 3 है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो नंबर 3 शुड बी व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज। इसके बाद ये पूछा है कि इन तीनों पार्टिकल्स में से किस पार्टिकल पे की जो डिफ्लेक्शन है अलोंग द वाई एक्सिस वो मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स का फार्मूला विल बी Q इंटू ई, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इज Q इंटू ई। तो एक्सेलरेशन हो गया Q बाई एम इंटू ई। अब अलोंग द वाई एक्सिस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। अब इनिशियली अलोंग द वाई एक्सिस तो कोई मूवमेंट थी नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन है Q बाई एम इंटू ई, तो एक E मेरे को और लिख देना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q बाई एम के। तो जिस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी उस केस में Q बाई एम ज़्यादा होगी। तो मतलब ये हुआ कि ग्रेटर द डिफ्लेक्शन ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट? Q बाई एम। तो हम इस क्वेश्चन को ये भी कह सकते थे कि भाई विच पार्टिकल ऑफ द थ्री हैज लार्जर वैल्यू ऑफ Q बाई एम। तो अवर आंसर विल बी दैट Q बाई एम विल बी लार्जर इन दैट केस जिसमें डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से दिख गया y3 ज़्यादा है, इसलिए थर्ड इज द आंसर। So that is all students for this class. Thank you.